हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड स्टार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपने कृषि प्रैक्टिस सेट का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। और हम लोग अब तक दो पार्ट कर लिए हैं कृषि का, और आज हम लोग इकोनॉमिक्स में जो कृषि अपना चला रहे हैं उसका लास्ट और तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। आज का हम टॉप 60 क्वेश्चन देखेंगे, 60 क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादन क्या है? मतलब मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या उत्पादन होता है? कपास, तिलहन, दलहन या मक्का? देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है दलहन। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे अधिक उत्पादन है दलहन। देश में दाल के कुल उत्पादन जो है वो 24% जो है मध्य प्रदेश से ही होती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 16%, महाराष्ट्र में 14, आंध्र प्रदेश में 10 और कर्नाटक में 7, फिर राजस्थान में 6% आता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो जो कायर बोर्ड है तिरुवनंतपुरम, पहला ही गलत है। जो कायर बोर्ड है ये कोचीन में है। ठीक है, कायर बोर्ड कोचीन में है। जो स्पाइस बोर्ड है ये कोच्चि में है। कॉफी बोर्ड बेंगलोर में है। और टी बोर्ड जो है ये कलकत्ता में। तो ऑप्शन जो है एक ही हमारा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कायर बोर्ड का तिरुवनंतपुरम नहीं, ये कोचीन है। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे अधिक पैदा होता है? तो सबसे ज्यादा गन्ना हमने पढ़ लिया है कि भारत में सबसे ज्यादा गन्ना पैदा होता है उत्तर प्रदेश में, और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इसके कारखाने हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में भी अधिक पैदा होता है। तो ठीक है, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र आता है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? आलू में सबसे ज्यादा उत्पादक करता है, चावल में नहीं है, चावल में पश्चिम बंगाल है। ठीक है, बाकी गेहूं और गन्ना दोनों में है। सबसे भारत में सबसे एक नंबर पे है आलू, गन्ना, गेहूं, तीन चीज। ठीक है, अगला देखते हैं, दूध के अग्रणी उत्पाद का सही क्रम, सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम मतलब बड़ा से छोटा घटता हुआ क्रम। ठीक है, तो घटता हुआ क्रम जो इसका है, सबसे ज्यादा दूध उत्पादन होता है भारत में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन होता है भारत में। उसके बाद यूएसए है, उसके बाद चीन है, फिर रूस है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? तो हम सभी लोग जानते हैं मसालों का बागान किस राज्य को कहते हैं, तो वो केरल राज्य है। अगला है, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो जो स्वर्णिम क्रांति है ये उद्यान से, यानी जो बागान खेतों से उनसे है, जिसमें चाय, कॉफी, सब्जियां तो लगाती हैं। स्वर्णिम क्रांति उसके लिए होता है। ठीक है, अगला है, भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है? तो जो यंत्रीकरण है वो क्योंकि भारत में छोटे छोटे जोत बहुत ज्यादा, क्योंकि छोटे छोटे खेत बहुत ज्यादा है भारत में। ठीक है, कुछ कुछ हेक्टेयर, कुछ कुछ मीटर के, स्क्वायर मीटर के होते हैं। तो छोटे जोत के कारण जो है भारत में यंत्रीकरण संभव नहीं हो पाता। बड़े बड़े मशीनों के लिए बड़ी बड़ी खेतें होनी चाहिए चलने के लिए। ठीक है, ऐसा बड़ी बड़ी मशीन के लिए पता चला कि चलते ही शुरू हो गया। हमारे यहाँ तो बहुत छोटे छोटे खेत हैं, जितना इतना बड़ा कि दो चार मशीन लग जाए तो पूरा खेत भर जाए। तो मशीन कहाँ चलेगा, कहाँ घूमेगा? उसके लिए बड़े बड़े खेत हो चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय उद्यान सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो राष्ट्रीय उद्यान सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है तिलहन। ऑप्शन ए ही हो जाएगा, तिलहन नहीं है, वरना गेहूं, चावल और दलहन दोनों है, तिलहन नहीं है राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन में शामिल। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं, उपयुक्त फसल का श्रेय क्या दिया जाता है? ये जो कथन है, मतलब यह है कि अगर आपका फसल तैयार है, अगर आपने उसको काटने में लेट किया तो वो फसल खराब हो जाएगा। तो फसल इंतजार नहीं कर सकता। बाकी चीज क्या है कि आपको उसका एक्सपायरी डेट है, आप उसको रख सकते हैं कुछ दिनों के लिए। फसल काटने के बाद आप अनाज को भी कुछ दिन के लिए रख सकते हैं, लेकिन जब तक वो खेत में फसल लगा है तब तक आप उसको अगर 10 दिन 15 दिन भी छोड़ देंगे तब भी वो खराब होना शुरू हो जाएगा। तो जो लोग किसान है वो चीज़ अच्छे से समझते हैं कि फसल तैयार हुआ और उसे तुरंत काट के हटाया जाता है, वरना जानवर और मौसम की खराबी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो तुरंत खराब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ये नेहरू जी ने कहा था, तो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही होगा हमारा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर,
फसलों की खेती को एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर, नहीं सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं कहते, फलों की खेती को पोमोलॉजी। ठीक है, तो ऑप्शन सी और सी है, यही गलत हो जाएगा क्योंकि सब्जियों की खेती को जो है वो ओलरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलरीकल्चर। अगला देखते हैं, एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ? तो एगमार्क एक्ट जो है वो भारत में लागू हुआ था 1937 में। एगमार्क एक्ट एक प्रमाणन चित्र है जो सरकारी एजेंसी परीक्षण एवं विपणन निदेशालय के मानक के रूप में उत्पादों को दिया जाता है। देखिए, एगमार्क एक्ट वो है जो कि खाने की वस्तुओं पर एक लगाया जाता है, जो कि सरकार उसे अपनी एक संस्था, सरकार की जो संस्था है उसे अपना मोहर लगाती है कि ये खाने लायक सही है, इसमें कोई भी नुकसान की मिलावट वाली चीज नहीं है। जैसे अभी भारत में FSSAI है, ठीक है, वो देखती है, एक मार्क लगाती है। अगला है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी अवस्थित है, कहाँ पे है? बेंगलोर में, हैदराबाद में, कोलकाता में या नई दिल्ली में? देखिए, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान जो है वो हैदराबाद में, ये क्वेश्चन हमने कल भी पढ़ा था। अगला है, भारतीय दलहन शोध संस्थान। भारत में जो दलहन शोध संस्थान है कहाँ पे है? दाल का जो शोध होता है वह है इलाहाबाद, फैजाबाद, कानपुर या इंदौर। दाल का जो शोध संस्थान है वो है कानपुर में। ठीक है, अगला देखते हैं, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी। तो मौसम आधारित जो फसल की बीमा योजना जो शुरू की गई थी वो कौन से राज्य में शुरू की गई थी? कहने का क्वेश्चन ये है कि कौन से राज्य में हुआ था? हरियाणा में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था, पंजाब में या तमिलनाडु में? देखिए, जो फसल बीमा हुआ था ना, ये सबसे पहले हरियाणा राज्य में शुरू हुआ था। ठीक है, मौसम आधारित फसल बीमा योजना का आरंभ सर्वप्रथम हरियाणा से हुआ। इसके तहत 25-25% राशि केंद्र एवं राज्य के द्वारा दी जाएगी, मतलब 25% राज्य देगा और 25% केंद्र देगा। ठीक है, जाएगी। शेष 350 रुपये प्रति एकड़ प्रीमियम किसान जमा करेंगे। इस प्रकार 1400 रुपये प्रीमियम राशि एक प्रति एकड़ देनी होगी, जो एकड़ धान की फसल की 1400 रुपये की एकड़ की बीमित की जाएगी। अगला है, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान अवस्थित है। तो बागवानी संस्थान जो है वह कहाँ स्थित है, किस जगह स्थित है? तो केंद्र का जो उपोषण बागवानी संस्थान है वो लखनऊ में है। ठीक है, हमारे राज्य लखनऊ में। अगला है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? आगरा, झांसी, कानपुर या लखनऊ? तो वानिकी अनुसंधान जो है वो झांसी में है। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा अगर गेहूं की बात की जाए तो ये चीन है। ठीक है, चीन सबसे बड़ा उत्पादक देश है दुनिया में। अगला देखते हैं, उसके बाद भारत आता है। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ पे? एशिया का, विश्व का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार जो है वो कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, अपने दिल्ली में, जिसे हम दिल्ली कहते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के उत्तरीय राज्य की एक रबी फसल है? उत्तरीय राज्य की एक रबी फसल कौन सी है? चावल, बाजरा, जौ या रागी? देखिए, चावल जो है वो क्या है, अगर हम खरज से मिलाएं तो ख से खरीफ आता है, तो चावल खरीफ का है। बाजरा भी खरीफ में बोया जाता है। जहाँ पानी ज़्यादा होता है, बारिश ज़्यादा होता है, वहाँ चावल होता है। जहाँ बारिश कम होती है, जहाँ पानी की सुविधा कम होती है, वहाँ बाजरा बोया जाता है। जौ जो है ये गेहूं के साथ बोया जाता है, तो ये रबी फसल है। ठीक है, रागी में भी ये फसल है, चावल के साथ बोया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, इसके बाद IR-20 किस चीज की अवधि की अधिक पैदावार वाली किस्म है? तो IR-20 जो है वो कि चावल की एक किस्म है। ठीक है, जो चावल को अधिक मात्रा में पैदा करती है, एक किस्म की चावल की क्वालिटी है ये। विगत एक दशक में भारत में किस एक निम्नलिखित फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी रही? मतलब विगत एक दशक में भारत में किस निम्नलिखित फसल में, कौन सी ऐसी फसल है जिसकी जो पैदावार है वो लगभग एक तरह बनी रही? कौन सा? चावल का है, तिलहन का है, दलहन का है या फिर गन्ना का है? तो चावल का जो है ये लगभग एक समान, न घटा है न बढ़ा है, लगभग पिछले 10 साल से ये लगातार एक समान है, पैदावार हो रहा है इसका। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय
कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने हेतु अपनाया गया है। तो कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने हेतु कौन सा अपनाया गया है? तो ये अपनाया गया है मध्यस्थों की समाप्ति, भूधृति सुधार और ज्योतिकीय हरबंदी, ये तीनों होगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, किसके बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी? 1954, 1964, 1965 या 1966? तो 1966 के बाद अवधि मतलब के बाद खाद्यान्नों की जो विशेषता है गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी, क्योंकि इसके बाद 66 के बाद क्या क्या लाया गया था? तो हरित क्रांति। ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारा डी बिल्कुल सही होगा। 1966 के बाद अवधि के दौरान खाद्यान्न विशेषता गेहूं उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। 1966 से 67 में भारत में हरित क्रांति के औपचारिक तौर पर अपनाया गया था। मुख्य तौर पर हरित क्रांति देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए लागू की गई नीति की थी। ठीक है, अगला है, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सा ऐसा फसल है इसे कभी भी बो देते हैं और कभी भी हो जाता है वो? ठीक है, उड़द है, गेहूं है, राई है या मक्का है? देखिए, उड़द जो है ये जायद फसल है जो गर्मियों में बोया जाता है, अप्रैल मई में। ठीक है, गेहूं जो है ये रबी फसल है जो कि नवंबर दिसंबर में बोया जाता है। राई जो है ये भी गेहूं के साथ बोया जाता है। लेकिन जो मक्का है इसे आप बरसात में भी बो सकते हैं, मतलब चावल के साथ भी बो सकते हैं, उसके बाद इसको गेहूं के साथ भी बो सकते हैं, और इसको जायद फसल के साथ भी बो सकते हैं। मतलब ये खरीफ, रबी और जायद तीनों में होता है। जो भुट्टा हम लोग खाते हैं ना, भुना हुआ भुट्टा, ये तो ये मक्का जो है बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा। हमारे घर में तीनों मौसम में भुट्टा होता है, हमारे खेत में लगभग हमेशा भुट्टा होता है, स्पेशल घर पे खाने के लिए। हम लोग बेचते नहीं है, तो घर पे खाने के लिए हमेशा भुट्टा लगा रहता है हमारे यहाँ। अगला है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है कहाँ पे? सब्जी शोध संस्थान। तो सब्जी शोध संस्थान जो है वह वाराणसी में है, लखनऊ में है, मैसूर में है या बेंगलोर में है? तो सब्जी का जो शोध संस्थान है वो कहाँ पे है? हमारे वाराणसी में है। ठीक है, अगला है, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति की गई थी? तो दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने कौन सी क्रांति लाई थी? हरित क्रांति। हरित क्रांति में क्या आया था? फसल की बुआई होती जिसमें सबसे ज्यादा फायदा हुआ था गेहूं को, तो हरित क्रांति तो है नहीं। श्वेत क्रांति, जी हाँ, श्वेत क्रांति जो है ये दूध के लिए आया था, तो ऑप्शन बी सही होगा। नीली क्रांति आया था मछली के लिए, पीली क्रांति आया था तिलहन के लिए, तेल के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत में सहकारिता आंदोलन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? भारत में सहकारिता आंदोलन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वप्रथम सबसे पहले प्रारंभ किया गया था? कौन सा है? ऑप्शन हमारा कृषि विपणन, कृषि साख, उपभोक्ता सहकारिता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा हमारा, सर्वप्रथम किसमें किया गया था? कृषि साख में किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं, देश में छोटे किसान को परिभाषित किया गया है। वे किसान किसके पास जोत क्षेत्र है? जो छोटे किसान है उनके पास कितना जोत क्षेत्र है तो उनको छोटा किसान कहा गया है। तो उनको, जिनके पास 1 से लेकर 2 हेक्टेयर तक है जमीन और वो जोतते बोते हैं उसको है, तो उसको छोटा छोटा किसान कहा गया है। ठीक है, अगला है, भारत में कॉफी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? तो कच्छ का रन, दक्षिणी पठार, सिंधु गंगा घाटी या ब्रह्मपुत्र घाटी? देखिए, सबसे ज्यादा कॉफी जो है वो कर्नाटक में होता है। ठीक है, तो कर्नाटक में कौन सा इलाका है? तो दक्षिणी पठार है। तो ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा हमारा बी। अगला देखते हैं, HYV कार्यक्रम को भारत में किस क्या भी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? HYV जो कार्यक्रम होता है उसे और क्या कहा जाता है भारत में? ठीक है, ऑप्शन, तो ऑप्शन हमारा है श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, प्रारंभिक क्रांति कृषि या नव कृषि नीति। देखिए, HYV होता है जो बीज को मॉडिफाई कर दिया जाता है, कोई भी बीज को मॉडिफाई कर दिया जाता है, उसके जीन को ऐसा बना दिया जाता है कि वो अपनी पैदावार को जो है वो 1.5 से 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना तक बढ़ा देता है।
ठीक है, जो कि चावल में भी आता है, ऐसा आ गया है, गेहूं में भी ऐसा आ गया है, और राई में भी आ गया है, सरसों में भी आ गया है, और बाजरा में आ गया है। ये सब चीज़ें जो बाजरा में, जो हम लोग एक बाजरा में दो क्वालिटी आता है, एक डंकल आता है, एक देसी आता है। जो डंकल आता है वो HYV में आता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लगभग हर चीज़ों में ऐसा आ गया है, आलू उलू में भी सब में आ गया है। ऐसी बीज, ऐसा पौधा तैयार करना जो कि नॉर्मल से 2 गुना 2.5 गुना तक अपना फसल पैदा कर देता है। तो इसे क्या कहते हैं, नव कृषि नीति, मतलब ये नया कृषि का नीति है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। अगला है वर्गीज कुरियन संबंध है। देखिए डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है ये लेके आए थे श्वेत क्रांति को, जिससे दूध को बढ़ावा देने के लिए लाए थे। ठीक है, अगला है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कौन नहीं जानता है, तो इनका कार्य किस देश के निवासी थे। तो डॉक्टर नॉर्मन जो बोरलॉग थे ये निवासी थे अमेरिका के। कहाँ के अमेरिका निवासी थे, अमेरिका के थे। ठीक है, जहाँ के ट्रंप ने नाक में दम कर रखा है अभी। अगला है मानसून के प्रारंभ में बोए जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है। मानसून के प्रारंभ में, मानसून मतलब बरसात के मौसम में शुरू में जो बोई जाती है वो कौन सी फसल है। तो हमारा जो है खरज, हमने बताया था कल कि खरीफ, रबी और जायद के हिसाब से एक एक दो सबके वर्ड लेके एक बनाया गया है वर्ड खरज। तो ख से खरीफ, र से रबी और ज से जायद। ठीक है, तो ख से खरीफ में यानी मौसम किस में आ गया, बरसात में। तो रबी में क्या होगा, जो मानसून आ गया ना, तो खरज में क्या आ गया, खरीफ आ गया सबसे पहला। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा हमारा। अगला देखते हैं, भारत में सीमांत जोत का आकार क्या है। सीमांत जोत यानी जो सबसे छोटे जोत होते हैं, बहुत छोटे, ना के बराबर, उनका आकार क्या कहा गया है। 5 हेक्टेयर से अधिक, 2 से 4 हेक्टेयर, 1 से 2 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से कम। जी हाँ, 1 हेक्टेयर से कम। जो सीमांत है बिल्कुल समझिए जमीनी स्तर पर ना के बराबर जिसके पास खेत है वो उन्हें सीमांत खेत कहते हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम की जमीन होती है। भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि होती है। जो कृषि फसल की अवधि होती है 1 जनवरी से 31 दिसंबर होती है, 1 अप्रैल से 1 मार्च होता है, 1 जून से 31 मई होता है, या 1 जुलाई से 30 जून होता है। तो भारत में जो कृषि का जो साल होता है वो 1 जुलाई से 1 जून से होता है। इसीलिए हम लोग खर्च बताया था, तो जुलाई से शुरू होता है साल, तो जुलाई के साल से ही हम लोग लिखते हैं खरीफ के लिए। ठीक है, पहला साल का पहला खरीफ। ये भी पूछता है कि साल का कृषि के हिसाब से साल का पहला फसल कौन सा होता है, तो यहाँ पे खरीफ हम लोग को याद रखना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो भारत के अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि, द्वितीय क्षेत्र आता है खदान से, और तृतीय क्षेत्र आता है उद्योग से। तो कृषि जो है पहला है। ठीक है, अगला है सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है। तो सिल्वर फाइबर जो है वो चमड़ा से, तेल के बीज जूट से या कपास से। तो सिल्वर का फाइबर जो है वो किससे है, कपास से संबंधित है। अगला है भारत में कृषि जोत का उपविभाजन एवं उपखंडन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो भारत में कृषि जोत का उपविभाजन एवं उपखंडन होता है संयुक्त परिवार प्रथा का ह्रास से, जनसंख्या की वृद्धि से, उत्तराधिकार का कानून से, या उपयोग में से सभी। देखिए भारत में जो है ना, ये संयुक्त परिवार के हिसाब से भी होता है, जनसंख्या की वृद्धि से भी होता है, उत्तराधिकार का कानून से भी होता है, और मतलब ये तीनों होता है। तो भारत सबसे परेशान है, तो ये सभी होगा हमारा। अगला है निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें भारत में कामगारों की संख्या अधिकतम है। सबसे ज्यादा काम करने वाले भारत में किस क्षेत्र में है, खनन में है, पर्यटन में है, निधि निर्माण में है, या कृषि में है। देखिए भारत में सबसे ज्यादा हमने बताया था लगभग 54% वाले लोग कृषि में जुटे हुए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में पटसन, जिसे हम लोग जूट भी कहते हैं, कि खेती सार्थक रूप से नहीं की जाती। देखिए यहाँ पे नहीं वाला ऑप्शन ध्यान जरूर देना है। ये पता चला कि असम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल देखिए मारते हुए चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ नहीं होता, असम में होता है, पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा होता है, उड़ीसा में बहुत ज़्यादा हद तक होता है,
आंध्र प्रदेश में ये चीज नहीं होता। तो ऑप्शन जो है हमारा डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला देखेंगे, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य ने देश में वन क्षेत्र में सर्वोच्च वृद्धि के लिए पहला स्थान हासिल किया है? देखिए, सर्वोच्च वृद्धि की बात की है यहाँ पे, ये नहीं कह रहा है कि सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है। सबसे ज्यादा वन जब पूछेगा किस राज्य में, तो वहां पे हम मध्य प्रदेश को आंख बंद करके मारेंगे। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि सर्वोच्च वृद्धि, सबसे ज्यादा वृद्धि किस कब हुआ है 2019 के अनुसार। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुआ है वो हुआ है कर्नाटक राज्य में। ठीक है, अब इसमें 3 क्वेश्चन बन गया है। देखिए, सबसे ज्यादा अगर किस वन क्षेत्र है तो मध्य प्रदेश में, अगर घनत्व के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा मिजोरम है, और नव वृद्धि के हिसाब से देखें, सर्वोच्च वृद्धि जब सबसे ज्यादा हुआ है वो कर्नाटक में हुआ है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन गए हमारे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि उपयोग वर्ग नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऐसा भूमि है? वन में भी बहुत सारे उपयोग किए जाते हैं, लकड़ियां निकलती हैं और बहुत सारे ऑक्सीजन मिलते हैं हमें, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी सर्वजीवन सर्वाइव नहीं कर सकता। ऊसर और व्यर्थ भूमि, देखिए ऊसर भूमि वो होता है ऐसा भूमि जहाँ पे घास तक ना हो। जहाँ घास नहीं होगा तो वहाँ पैदावार क्या होगा? तो ऊसर और व्यर्थ भूमि। उपांत भूमि और चरागाह भूमि, मतलब ये जो ऊसर भूमि है यही सबसे व्यर्थ भूमि भारत में माना जाता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी की फसल है? रबी यानी जो नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल या मई तक कटती है। ठीक है, तो ये गेहूं ज्वार है, धान और कपास है, मक्का मटर है, या जौ और चन्ना है। देखिए, गेहूं और ज्वार, गेहूं तो है रबी वाला, लेकिन ज्वार नहीं है। ज्वार बाजरा, ज्वार मतलब जौ नहीं है, ज्वार मतलब हम लोग के यहाँ से जोन्हरी कहते हैं, जो बाजरा बाजरा की तरह होता है। ठीक है, तो ये ज्वार हुआ। तो ज्वार जो है ये बोया जाता है खरीफ फसल में आता है, जब सॉरी चावल की, जब चावल धान की बुआई होती है उसी समय ज्वार की भी बुआई होती है। तो ऑप्शन ए हमारा तो होगा नहीं। धान और कपास ये तो दोनों खरीफ वाली है। ठीक है, ये हमें पूछा है रबी फसल की। मक्का और मटर, देखिए मक्का तो हर मौसम में बो सकते हैं, अभी हमने पढ़ा है। और मटर जो है ये होता है, यहाँ इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, केवल, यहाँ पे केवल रबी की बात कर रही है। तो अगर सिर्फ पूछता है कि रबी की फसल कौन सा, तो हम यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाता है हमारा। लेकिन मटर, क्योंकि मटर जो है और ये रबी फसल है, लेकिन मक्का जो है केवल की जब पूछ दिया क्वेश्चन के हिसाब से, तो मक्का है यहाँ पे। तो मक्का सभी में बोया जाता है, बरसात में भी और ठंडी में भी और गर्मी में भी, तीनों मौसम में बोया जाता है। उसके बाद आता है जाऊ और चन्ना। तो जाऊ का मतलब जौ जो होता है, जो गेहूं के साथ बोया जाता है जौ, और चन्ना मतलब चना, जो हम लोग चना भिगो के खाते हैं या चना बना के खाते हैं। तो ये दोनों क्या है, ये रबी फसल है। तो ऑप्शन जो है डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में रबी के मौसम से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में रबी के मौसम के लिए संबंधित है? तो रबी की फसल के लिए जो संबंधित है वो चावल है, जौ है, ज्वार है, या मक्का है। देखिए मक्का जो है वो हर मौसम में बोया जाता है, तो इसके तो बात ही हटा दीजिए। ज्वार जो है ये कब बोया जाता है? ये खरीफ फसल में बोया जाता है चावल के साथ। चावल तो खुद ही हो गया तो खरीफ फसल में। तो जो जौ है जो गेहूं के साथ बोया जाता है, ये आता है रबी फसल में। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, भारत में अक्टूबर और नवंबर के महीने में निम्नलिखित में से किस मौसम के अंतर्गत आता है? तो भारत में जो अक्टूबर और नवंबर है, किसमें, शीतकाल में आता है ना, ग्रीष्म और शरद में आता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा भारत का? तो भारत में शीत नहीं बल्कि शरद ऋतु आती है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सी से बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, पहचाने कि भारत में कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? भारत में कृषि की फसलें अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और अप्रैल से जून तक काटी जाती हैं। तो रबी की फसल हम लोग जानते हैं कि अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती है और अप्रैल से जून तक काटी जाती है, बिल्कुल सही है ये। भारत में रबी के दौरान उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल धान है। धान रबी में कहाँ, धान तो खरीफ में आ गया है, तो पहले ही कट गया, ये तो हटाइए, अब उसको देखना ही नहीं है। तो दो गलत हो गए, एक सही है दो गलत है। तीसरा देखते हैं, औस, अमन और बोरो असम
पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की धान की 3 फसलें हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा भी सही है। ये आस, अमन और बोरो जो है वो असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में ये चीज धान की एक फसल कीमत है, पंखा धान की एक किस्म है, ठीक है, क्वालिटी है। तो 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 हमारे ऑप्शन 1 में ही मिल जा रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, खरीफ की फसल की कटाई कब की जाती है? खरीफ जो बोया जाता है जून जुलाई में, ठीक है, और इसकी कटाई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में, ठीक है, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर में कभी भी दे सकते हैं। तो यह क्या, सितंबर अक्टूबर, ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही होगा, बी। अगला है, रबी की फसल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब 3 सही है, 1 गलत है। चलिए गलत खोजते हैं। रबी फसलों को सहित रबी फसलों को सहित ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। हाँ बिल्कुल, रबी को उसी टाइम बोते हैं, बिल्कुल सही है। तो दक्षिण और क्या है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व राज्य गेहूं और अन्य रबी फसल के लिए उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। ये भी सही है, क्योंकि दक्षिण में नहीं 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 नहीं, गेहूं का दक्षिण भारत में गेहूं कहाँ होता है? गेहूं जो दक्षिण भारत में ही है, चावल के लिए स्पेशल है, ठीक है। तो जो ऑप्शन है ये बी गलत लग रहा है। अगला देखते हैं, गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें हैं, बिल्कुल सही है। इन फसलों को ग्रीष्म ऋतु से अप्रैल से जून तक मध्य काटा जाता है, बिल्कुल सही। नहीं, बी जो है यही गलत है, बाकी तीनों सही है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत खोजना था। अगला है, निम्न में से किसे भारत में एक फसल के तौर पर वर्गीकृत नहीं किया गया? तो निशा, जायद, खरीफ और रबी। देखिए रबी जो फसल है कब बोया जाता है? ये नवंबर दिसंबर में बोया जाता है और काटा कब जाता है? अप्रैल मई जुलाई जून तक काटा जाता है इसको, ठीक है। फसल के साथ जो से फसल बोल रहे हैं उसके हिसाब से ये चीज होता है। उसके बाद आता है खरीफ। ऑप्शन दिया, कुछ ऑप्शन के हिसाब से है खरीफ। खरीफ जो बोया जाता है जून जुलाई में बोया जाता है और ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक काटा जाता है ये, ठीक है। और उसके बाद जो जायद आता है, जायद जो है ये गर्मी के मौसम में बोया जाता है, जो कि अप्रैल मई में बोया जाता है और जून जुलाई तक इसे काट लिया जाता है, ठीक है। और निशा जो है ये कोई फसल का वर्गीकृत निशा नहीं है, निशा ये कोई नाम है, ठीक है। तो ये नहीं है, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, जुलाई 1968 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कृषि को हरित क्रांति की प्रभावशीलता के आधिकारिक रूप से दर्ज करने के लिए किस नाम से एक विशेष डाक टिकट जारी किया था? तो इंदिरा गांधी जी ने इसी विशेष क्रांति के लिए एक डाक टिकट जारी किया था, जिसे का नाम था गेहूं क्रांति, ठीक है। क्या नाम था? गेहूं क्रांति नाम था। हरित क्रांति में सबसे ज्यादा लाभ किसे मिला था? तो गेहूं को। अगला है, क्योंकि चावल जो है वो पूरे भारत में बोया जाता है, लेकिन जो गेहूं है वो सिर्फ उत्तर पश्चिम भारत में ही बोया जाता है खास तौर से। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बोर्ड मुख्यालय सुमेलित नहीं है? अरे मैं एक बार उड़ीसा गया था, तो वहां पे साल के 3 महीने में, मतलब कि एक साल में 3 बार चावल बोया जाता है, और उसका चावल की जो खेती होती है ना, मात्र 1-1 फीट की उसका पौधा होता है। हम लोग के यहाँ 5-5 फीट, 4-4 फीट, 5 फीट, 6-6 फीट का हम लोग का हाइट के बराबर बराबर तक होता है, इतना लंबा लंबा पौधा होता है चावल का। कम से कम जो होता है सबसे छोटा वाला 4 फीट का होता है, उससे ऊपर ही आपको मिलेगा। जो बहुत कम ही ऐसे होता है जो 4 फीट से कम मिल जाएगा आपको, लेकिन वहां पे मात्र 1 फीट, वो जो मैक्सिमम है वो 1.5 फीट, उससे ज्यादा नहीं था, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन एक भारत में बोर्ड मुख्यालय सुमेलित नहीं है? अच्छा, कॉफी बोर्ड हैदराबाद, चाय बोर्ड कलकत्ता, मसाला कोच्चि और रबड़ बोर्ड है जो कोट्टयम है, ठीक है। तो जो 332 में हमारा है इसका क्वेश्चन है, कॉफी बोर्ड जो है वो रबर बोर्ड कोट्टयम में है, ये है। मसाला बोर्ड कोच्चि में है और चाय बोर्ड कलकत्ता में है। कॉफी बोर्ड हैदराबाद में नहीं है, ठीक है। कॉफी बोर्ड हैदराबाद में नहीं है, ये बेंगलुरु में है, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित युग्म संस्थान में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्था झांसी, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्था वाराणसी, इसमें सुमेलित नहीं दिया है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कौन, मतलब 3 सही है 1 गलत है, तो हमें गलत ढूंढना है। तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान झांसी ये सही है, हमें गलत खोजना है। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान वाराणसी, नहीं, कृषि वाला वाराणसी में नहीं है, वाराणसी में क्या है, सब्जी वाला है, ठीक है। तो राष्ट्रीय कृषि उपयोग सूक्ष्म ब्यूरो मऊ, देखिए ये सही है। और उसके बाद आता है केंद्रीय बकरी अनुसंधान मखतूम, तो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही हमारा है।
अगला देखते हैं, भारत निम्नलिखित में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक साथ ही साथ बड़ा उपभोक्ता और आयातक है? मतलब सबसे ज्यादा पैदा भी करता है और सबसे ज्यादा खरीदता भी है, ठीक है, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी करता है। तो भारत कौन सा है? गेहूं है, कपास है, दलहन है या चना है? तो भारत जो है दलहन के मामले में सबसे ज्यादा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा आयातक भी है। मतलब भारत में दाल बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, भारत में कुल वन आच्छादित क्षेत्र है। सबसे ज्यादा भारत में जो वन के जो क्षेत्र हैं वो पूछ रहे हैं कितना है, तो 24.16% आता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है, समर्थित मूल्य पर खाद्यान्नों की सर्वाधिक खरीद निश्चित सुनिश्चित करती है? कृषि के मूल्य की स्थिरता पे, कृषि बिल्कुल सही है, कृषकों को प्रेरणादायक मूल्य देकर, ये भी सही है, सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्न का भंडारण करके, ये भी सही है। यानी एक दो तीन तीनों सही है, तो ऑप्शन जो है एक दो तीन हमारा सी बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में हॉर्टिकल्चर जो है इसे आरंभ किया गया था, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है, द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है? द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य, द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य किससे है? अर्ध अंतर वृद्धि से, ठीक है, अंतर्विष्ट वृद्धि से है, ऑप्शन सही है। बड़े किसान को सुलभ क्रेडिट कार्ड उपलब्धता से, ये नहीं है, सहकारी खेती से नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं है, अंतर्वृष्ट वृद्धि से है। अगला देखते हैं, वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है? हम लोग कृषि तो पढ़ लिए, अब लास्ट में इसका हम देखते हैं कि भारत जो है कृषि है इसका योगदान कितना देता है। कृषि जो सबसे ज्यादा भारत में लेबर लगे हुए हैं, काम करने वाले भारत में लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भारत कृषि में कितना अपना योगदान दे पाता है? जहाँ 54% मजदूर भारत के काम करते हैं, 54% आबादी किसी कृषि में लगी हुई है, वहां पे सिर्फ 13.9% ही ये जीडीपी में काम आता है, ठीक है, कितनी सोचने की और क्या है। अगला देखते हैं, 1950 से 1951 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना रहा है? तो 1950 से 51 में भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद में रहा है कृषि का योगदान वो 55% रहा था, तब 55% था, आज 13% है। कहाँ थे, कहाँ से कहाँ आ गए हैं, ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ चल के। तो आज हमारा कृषि कंप्लीट होता है, कल हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपके साथ, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, और हाँ, कोई कमी रह जाए तो कमेंट करके जरूर बताइए ताकि उस कमी को मैं पूरा करूं, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।